नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से अपने सेशन में साइंस के 35 कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कुछ प्रश्नों को देखते हैं और बारी बारी से हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पित्त तथा अग्न्याशयी रस जाते हैं आमाशय में, इलियम में, डिओडिनम में, कोलन में। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भोजन का जो मुख्य रूप से पाचन होता है उसका हम लोग सीरीज वाइज देखते हैं। मुख से अगर यह माउथ हो गया, माउथ से जो भोजन आगे बढ़ते हैं तो आगे अस्टोमेज में बढ़ते हैं। कहाँ? ये अस्टोमेज हो गया, अस्टोमेज। और ये लाइन जो हो गया, ई लाइन, इसको बोलते हैं ओसियोफेगस। ओसियोफेगस इसको बोलते हैं, ओसियोफेगस बोलते हैं, जहाँ भोजन का ना तो पाचन होता है ना तो शोषण अवशोषण होता है। उसके बाद अस्टोमेच में जाने के बाद भोजन कहाँ बढ़ जाती है? आगे बढ़ जाती है। तो अगला भाग होता है छोटी आंत का। क्या होती है? छोटी आंत का। और हम लोग जानते हैं छोटी आंत कितने भागों में बटी होती है? छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। तो पहला भाग है डिओडिनम, डिओडिनम। दूसरा भाग है इसका जेजुनम, और तीसरा भाग दोस्त का है इलियम है। तीसरा भाग क्या है इसका? इलियम। दोस्तों उसके बाद भोजन का जो शुरुआती जैसे ही छोटी आंत में जाती है तो डिओडिनम में, तो ओडिनम पर कर जाती है। इस पर हम लोग का आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा, डिओडिनम में। तो यही पूछ रहा था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे कि छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? डिओडिनम, और लास्ट भाग कौन सा है? तो इलियम है। तो क्वेश्चन ये बार बार पूछा है, वो पूछ ही सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्षैतिज वृत्त में अस्थिर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए नियत रहता है। एक क्षैतिज वृत्त में अस्थिर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए नियत रहता है। नियत क्या रहता है दोस्तों? इसकी नियत रहती है गतिज ऊर्जा। क्या रहती है इसकी? गतिज ऊर्जा क्या रहती है इसकी? नियत रहती है। तो अगला देखते हैं कैसे नियत रहती है। ये स्पीड दोस्तों, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? ये स्पीड ये कांस्टेंट है। और स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और हम लोग दोस्तों जानते हैं कि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर गति बदलती रहती है। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर दोस्तों क्या रहती है? गति बदलती रहती है। इसीलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पीड क्या है? यहाँ कांस्टेंट है। इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से कौन संवेदनात्मक एवं व्यापक पदार्थों का है? दोस्तों नारकोटिक की बात की जाए, अब नारकोटिक देखते, नारकोटिक होता क्या है? नारकोटिक एक नर्वस सिस्टम है जो शिथिल हो जाते हैं, जो क्या कर देते हैं? शरीर को शिथिल बनाते हैं। ये नर्वस सिस्टम है जो क्या हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं। और इसकी बात की जाए नारकोटिक को नशीली पदार्थों की, तो ये दोस्तों कोकीन है, हीरोइन और हशीश है। क्या ये कोकीन है, हीरोइन और हशीश है? अगर हशीश की बात की जाए तो हशीश कैनाबिस के मादा पौधा के गोंद रेजिन से तैयार किया जाता है, ये हशीश। इस पर हम लोग आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिलियन के कोलाइड अवस्था में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाए जाते हैं? बिलियन के कोलाइड अवस्था में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाए जाते हैं? पहला विकल्प है कोलाइड एक प्रकार का समंग मिश्रण है। दूसरा है कोलाइड के कण में बरौनी गति पाई जाती है। तीसरा कण है कोलाइड टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। चौथा विकल्प है कोलाइड में विद्युत कण का संचालन का गुण पर होता है, संचालन का गुण पर ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार का हम लोग देखते हैं कोलाइड एक प्रकार का मिश्रण, समंग मिश्रण नहीं दोस्तों, कोलाइड एक प्रकार क्या है? विषमंग मिश्रण है। अब देखते हैं समंग विषमंग मिश्रण क्या होता है। तो पहले देखिए मिक्सचर की बात की जाए, मिश्रण की बात की जाए तो मिश्रण को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, समंग मिश्रण और विषमंग मिश्रण। अब समंग मिश्रण को दोस्तों वास्तविक विलयन बोलते हैं। समंग मिश्रण को क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन बोलते हैं समंग मिश्रण को।
वास्तविक विलयन बोलते हैं। उसके बाद विषमंग मिश्रण को दोस्तों हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। तो ये भाग, पहला भाग को क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। और दूसरा भाग को बोलते हैं निलंबन बोलते हैं। दूसरा भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं, निलंबन। और ये बोल रहा है कोलाइड एक समंग मिश्रण है। कोलाइड समंग मिश्रण है दोस्तों, ये विषमंग मिश्रण है। नहीं, कोलाइड क्या है? एक विषमंग मिश्रण। इस पर हम लोग ये क्या, ये गलत है। तो पहला ही विकल्प क्या था दोस्तों? ये गलत था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मानक ताप और दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का लीटर में आयतन कितना होगा? मानक ताप और दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का लीटर में आयतन कितना होगा? तो दोस्तों देखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल आयतन बराबर, 1 मोल आयतन की बात की जाए तो कितना दोस्तों होती है? 1 मोल आयतन बराबर 22.4 लीटर होती है। कितना होती है? 22.4 लीटर होती है। अब देखते हैं कि कौन कौन मानक बल है। अब मानक राशि है तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन की बात की जाए, या 76 सेंटीमीटर या 760। अगर फिर बैरोमीटर की बात की जाए, बैरोमीटर में ये सब मापी जाती है। बैरोमीटर की बात कीजिए तो ये सब दोस्तों क्या दोनों, ये मानक ताप, ये क्या है? मानक ताप है। अब क्या पूछ रहा है? पूछ क्या रहा है दोस्तों कि मानक ताप और दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का लीटर में कितना आयतन होगा? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन की बातें की जा रही है। तो दोस्तों H2 अणु की बात की जाए तो यहाँ कितना H2 क्या है? 2 mu है। अगर मोल की संख्या निकाला जाए, मोलों की संख्या निकाला जाए तो मोलों की संख्या अगर निकाला जाए तो मोलों की संख्या दोस्तों क्या होती है? ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। क्या दोस्तों? आणविक द्रव्यमान। तो ग्राम में द्रव्यमान दोस्तों कितना है? 20 ग्राम तो क्वेश्चन से दिया हुआ है। और इसका आणविक हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इसे कितना निकल गया है? तो 10 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 1 मोल में कितना होते हैं? तो 22.4 होते हैं। अगर इस प्रकार से 10 कितना हो जाएगा? तो 22.4 गुना 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या हो गया? 224 हो जाएगा। 22.4 गुना 10 कीजिएगा तो 224 आ गया हम लोग का आंसर। तो आंसर बी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पृथ्वी के ध्रुवों की बर्फ पिघलकर भूमध्य क्षेत्र में आ जाते हैं तो दिन रात की अवधि क्या होगी? यदि पृथ्वी के ध्रुवों की बर्फ पिघलकर भूमध्य क्षेत्र में आ जाते हैं तो दिन रात की अवधि क्या होगी? दोस्तों बर्फ जब, ध्रुव की बर्फ जब भूमध्य रेखा से पिघल कर आती है तो जड़त्व आघूर्ण में क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी, जिसके कारण क्या होगी? अवधि बढ़ जाएगी। जिसके कारण क्या होगी? अवधि बढ़ जाएगी। और इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगी, अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक जैविक और अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है। हाँ दोस्तों, ये जैविक और अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है पारिस्थितिकी तंत्र। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। हाँ, स्वयं की आवश्यकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। नहीं दोस्तों, ये एक बंद तंत्र नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि मछली चाहे झील में यहाँ से वहाँ कहीं भी जा सकती है, हवा चाहे तो यहाँ से कहीं भी जा सकता है। और ये क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र है। इस प्रकार का हम लोग का आंसर सी क्या है? रॉन्ग है। अगला ऑप्शन देखते हैं, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। हाँ दोस्तों, यह एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। यह अगर कृत्रिम की बात की जाए, कृत्रिम भी है। कृत्रिम हो गया, खेत हो गया, बागवानी हो गया, ये दोस्तों क्या है? ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 6 महीने के छोटे शिशु को पानी नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि शिशु के वृक्क परिपक्व नहीं होते हैं,
जिसके कारण यह पानी में घुले तत्व को उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं। दोस्तों क्या होती है, शिशु के वृक्क परिपक्व नहीं होते हैं, जिसके कारण यह पानी में घुले तत्व को उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या हो गया, डी। अगर पानी की दोस्तों बात की जाए तो पानी में वही ना, मैग्नीशियम, सोडियम, हाइड्रोजन प्लस पोषक तत्व बहुत प्रकार की होती हैं, जो एक छोटे शिशु बच्चों को पीने योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि उसके वृक्क क्या होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठोस कपूर का वाष्प बनना उद्रपातन कहलाता है। दोस्तों सही है, ठोस कपूर का वाष्प बनना क्या, उद्रपातन कहलाता है। ये क्या है, सही है। दूध का दही में परिवर्तन किण्वन, ये भी सही है। तो इस पर हम लोग का 1 और 2 दोनों सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। शुष्क तुलना में अधिक होती, क्योंकि आर्द्र वायु का शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या दोस्तों क्या होती है, कम होती है, इसलिए ये ऐसा होता है। तो हम लोग का इस प्रकार का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगर आप अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक तत्व X के क्लोराइड का सूत्र XCl3, तो XCl3 है। इस तत्व का ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि XCl3 तो मतलब X क्या है, 1 है, और क्लोरीन क्या दोस्तों, 3 है। क्लोरीन क्या है, तो 3 है। तो ये दोनों आपस में अदला बदली करेंगे तो क्या होंगे ये दोस्तों, X 3 हो जाएंगे और क्लोरीन कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और बोल रहे हैं कि ऑक्साइड O2 से अभिक्रिया करेंगे, किसको कराएंगे, X3 को कराएंगे, तो क्या होगा, तो ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे दोस्तों, बैलेंस भी क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे। तो अदला बदली करेंगे तो X क्या होंगे, 3 हो जाएंगे, और वो कितना हो जाएंगे, F2 हो जाएंगे, O3 कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जब अदला बदली करेंगे तो ये एक दूसरे को दे देंगे। तो हम लोग का इस प्रकार का आंसर क्या हो गया, F2 और O3 हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न को देखते हैं, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है, क्या कहलाता है। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाते हैं। अगर गैंग की बात की जाए तो गैंग में दोस्तों क्या होती है, अशुद्धि। गैंग में क्या दोस्तों होती है, अशुद्धि होती है और शुद्धि होती है। गैंग प्लस फ्लक्स मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं, सलेग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सलेग बनाते हैं। सलेग क्या होता है दोस्तों, ये धातुमल होते हैं। और फ्लक्स क्या होते हैं, अशुद्धि हटाने के लिए काम करते हैं। फ्लक्स का काम क्या है दोस्तों, अशुद्धि हटाना, शुद्धि हटाने का काम करता है, फ्लक्स करते हैं। इस प्रकार से हम लोग का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण होता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण होता है। दोस्तों अंतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना। ट्रांसफर मतलब लेन देन। ये होता है एक जीव से दूसरे जीवों में। किसमें दोस्तों होता है, ये एक जीव से दूसरे जीवों में अंतरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण किसमें होता है, एक जीव से दूसरे जीवों में होता है। इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मीथेन गैस बनाने की विधि नहीं है। निम्न में से कौन सा मीथेन गैस बनाने की विधि नहीं है। तो दोस्तों पहला उपकरण देखते हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से, सही है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, ये भी सही है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से, नहीं दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड पर अगर कैल्शियम कार्बाइड पर अगर H2O का अभिक्रिया कराएंगे तो ये दोस्तों क्या बनाते हैं, देखिए क्या बनाते हैं, C2H2 बनाएंगे प्लस
H2 क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे। और ये C2H2 किसका फॉर्मूला हो गया, एसिटिलीन का, एसिटिलीन का फॉर्मूला हो गया। तो ये दोस्तों क्या है, ये नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से नहीं बनती है मीथेन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 kg द्रव्यमान की एक घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरकर रुक जाती है। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित फनवेग का मान कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, इसका क्या पूछ रहा है, इसका संवेग पूछ रहा है। संवेग पूछ रहा है। अगर कोई वस्तु वही ना ऊपर से नीचे गिराएंगे, इसका प्रारंभिक वेग जो है तो 0 होगा। अगर इसकी हाइट कितना है दोस्तों, हाइट इसकी बात की जाए तो हाइट इसकी 80 सेंटीमीटर है। हाइट कितने हैं, 80 सेंटीमीटर है जी। अपने मन से 10 मान लेना, कुछ भी नहीं तो 10 मान लेना है। और इसकी क्या पूछ रही है, भी इसका निकालना पड़ेगा, भी इसका निकालना पड़ेगा। तो भी निकालने के लिए भी का हम लोग फॉर्मूला देते हैं, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो भी का मान निकालिएगा तो दोस्तों यहाँ बैठाइएगा, u कितना हो जाएगा, u 0 है, 2GH बैठाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा। भी स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। और भी का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ से भी का मान 4 मिल जाएगा। भी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या पूछ रहा है, संवेग पूछ रहा है। P बराबर क्या होता है दोस्तों, P बराबर mv होता है। P बराबर mv। तो m कितना है, m कितना है 10 है। और भी कितना हम लोग निकाले हैं, भी अभी 4 निकाले हैं। तो 10 तो कितना हो गया, 40 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग का कितना हो गया दोस्तों आंसर, ये हो गया, ये 40 kg का ये हो फनवेग इसका निकलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी गहराई में बोए गए बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों, आवश्यक वायु है। जो वायु नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अंकुरित ये नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। देखते हैं बेकिंग सोडा का पहले सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ये बेकिंग सोडा क्या है दोस्तों, ये सूत्र है। अब पूछ रहा है कि इसमें बेकिंग सोडा में प्रयोग नहीं किया जाता पेट की अम्लता को दूर करने में। हाँ दोस्तों, ये पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड दवाई बोलते हैं इसको, पेट की अम्लता दूर करने में बेकिंग सोडा को। उसके बाद अग्निशामक यंत्रों में ये भी सही है दोस्तों। पूर्तिरोधी पूरा करने में नहीं दोस्तों, ये गलत है। भोजन खाफ्ता बनाने में ये भी सही है। इस प्रकार से हम लोग का क्या होगा आंसर, ये सी क्या है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर सही है। एक फेदम बराबर कितना दोस्तों होता है, एक फेदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर, ये गलत है। ये एक फेदम बराबर कितना होता है, तो 1.80 किलोमीटर, यही गलत है, बी गलत है। और 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 किलोमीटर। इस प्रकार से हम लोग का आंसर बी क्या है, गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन मछली नहीं है। निम्न में से कौन सा मछली नहीं है। अवतार फिश, सौ फिश, पाइप फिश, उसके बाद गिटार फिश। 100 फिश यहाँ होगा दोस्तों। ये अवतार फिश जो ये वास्तविक मछली नहीं है। क्या ये वास्तविक मछली नहीं है। और देखते हैं जैसे ऐसे बहुत वर्ड रहते हैं जिसमें लास्ट में फिश लगे रहते हैं, लेकिन वे फिश होते ही नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन फिश नहीं है। जैसे जेली फिश हो गया, अवतार फिश, जेली फिश हो गया। उसके बाद करे फिश हो गया, करे फिश। उसके बाद कटल फिश, व्हेल फिश, ये सब क्या दोस्तों, ये मछली नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहे हैं परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बने होते हैं। हाँ दोस्तों, ये तीनों से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या होते हैं, परमाणु बने होते हैं।
उसके बाद सभी ज्ञात तत्व के परमाणु में तीनों मौलिक कण पाए जाते हैं। नहीं दोस्तों, जिससे हम लोग हाइड्रोजन को ही लेते हैं। हाइड्रोजन में क्या हो दोस्तों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो उसमें होते नहीं। इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या है, ये बी गलत है। ऑप्शन सी में क्या है, उपर्युक्त में से जो भी दोनों सही है, नहीं गलत है दोनों उपदिश। इस प्रकार से हम लोग क्या है, ये बी ही गलत है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? जीन को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? आनुवांशिकता की इकाई, यस। डीएनए का एक भाग है, सही है। उत्परिवर्तन की इकाई, ये भी क्या है, सही है। ये पूरा दोस्तों ये क्या है, सही है। तो प्रयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को दोस्तों क्या होता है, प्रायः रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाते हैं, यह सोने के प्रकाश में भी विस्फोट हो जाते हैं, यह सूर्य के प्रकाश में वाष्पित हो जाते हैं, इनमें से भी। तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। और ये दोस्तों क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, विस्थापित कर देते। देखिए Ag+NO3, ये क्या हो दोस्तों, ये विस्थापित हो गया। तो हम लोग के इस प्रकार से आंसर क्या हो गया, ये ही सही है। ये सूर्य के प्रकाश में क्या कर देते हैं, इसको अपघटित कर देते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर किस अंग में होता है? शरीर की किस अंग में होते हैं? वो होते हैं किडनी होते हैं, गुर्दा होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का नहीं? सोडियम का नहीं दोस्तों। सोडियम की देखा जाए, सोडियम कितना परमाणु संख्या, सोडियम की 11 क्या है सोडियम। उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका निकाला जाए तो 2, 8, 2, 10, 1, 11। अगर दोस्तों एक को हटा दिया जाए तो क्या होगा, ये अपना बैलेंस प्राप्त कर लेंगे। तो ये 2 और 8 हो जाएगा। देखिए 2 और 8 किस में है, तो बी में है। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। पेट्रोल इंजन से निकला धुआं निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। पेट्रोल इंजन से निकला धुआं निम्न धातु वायु को प्रदर्शित करती है। तो ये धातु है। धातु कौन कौन है, मरकरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और पारा। तो दोस्तों कौन है ये सीसा है। क्या दोस्तों, ये सीसा है ये। अगला प्रश्न को देखते हैं। पक्षियों, कीटों और चमगादड़ के पंख होते हैं, ये क्या होते हैं, समवर्ती होते हैं। क्या दोस्तों होती है, समवर्ती होते हैं। समवर्ती का दोस्तों काम क्या होते हैं, इसके कार्य होते हैं, ये समान होते हैं, कार्य समान होते हैं। अगर इसकी संरचना की बात की जाए, तो ये दोस्तों क्या होती है, भिन्न होती है। संरचना क्या होती है, भिन्न होती है समवर्ती का। इस प्रकार से हम लोग क्या आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत है? निम्नलिखित में से कौन गलत है? प्रकाश संश्लेषण बहुकोश के पौधे में होता है, यस होता है। प्रकाश संश्लेषण बहुकोश के पौधे में होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण सूक्ष्म जीवों में नहीं होता है। नहीं दोस्तों, सूक्ष्म जीवों में प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे देखिए सूक्ष्म जीवों में अंतर्गत आने वाले यूग्लिना हो गया, यूग्लिना, साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या सूक्ष्म जीव है जिसमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया, ये बी ही गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। श्वान कोशिका किसका हिस्सा है? श्वान कोशिका किसका हिस्सा है? दोस्तों श्वान कोशिका की बात की जा रही है। श्वान कोशिका दोस्तों ये न्यूरॉन का भाग है। श्वान कोशिका जो ये है, ये न्यूरॉन का भाग है। श्वान कोशिका न्यूरॉन का भाग है। और न्यूरॉन का भाग क्या है, तंत्रिका उत्तक। न्यूरॉन का भाग क्या दोस्तों, तंत्रिका उत्तक। इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या होगा दोस्तों, हो गया ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। हेनले लूप निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? हेनले लूप निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? ये गुर्दा या विरिक है। इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या होगा दोस्तों, किडनी हो गया, गुर्दा या विरिक भी इसको बोल सकते हैं, गुर्दा या विरिक। अगला प्रश्न को देखते हैं। गुणसूत्र की रचना में डीएनए का अंश कितना होता है?
गुणसूत्र की रचना में DNA का अंश कितना होता है? ये 36% होता है। कितना दोस्तों, कितना होता है? 36% होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस नोबेल गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है? किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस नोबेल गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है? ये दोस्तों है रेडॉन। कौन सा ये रेडॉन गैस है, जो भूकंप आने से क्या होती है, उत्सर्जन से क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक लवणता कारण सागर का जल किस तापमान पर जमता है? अधिक लवणता कारण सागर का जल किस तापमान पर जमता है? दोस्तों ये -2.2 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होती है, जम जाते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। किस पक्षी के नर तथा मादा होने से दूध का स्राव होता है, जिसका प्रयोग में अपने चूजों को पोषण देने में करते हैं? ये दोस्तों कबूतर हैं, जो क्या होते हैं, दूध का स्राव करते हैं। ये इसे मतलब वास्तविक दूध नहीं होते, ये उजले टाइप के दूध होते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ दोस्तों निम्न होगा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टाइफाइड आंत में होता है, सही है। न्यूमोनिया फेफड़ा में होता है, सही है। हैजा दोस्तों कहाँ होता है? हैजा ये आंत में होता है। हैजा कहाँ दोस्तों होता है? ये आंत का ये भी बीमारी है। अच्छे रोग कहाँ? श्वसन में, ये भी सही है। इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या है, गलत है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस नाम से जाता है? पैरिन नाम से भी जाना जाता है इसको। कार्बन टेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। टेट्रा क्लोरोमीथेन के नाम से इसको जाना जाता है। और जिसका काम दोस्तों क्या होता है, इसका काम जो होता है बिजली से लगी आग को बुझाने में, बिजली से लगी आग को बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में साइंस के 35 क्वेश्चन फुल डिस्कशन किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आगे बढ़ें और आप लोग का प्यारा आशीर्वाद बना रहे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।